G20 के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है और इसी खास इन फोकस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो लगातार हमारे साथ कई बार इस शो पर जुड़ते रहे हैं। और सचिन जी, पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जब हम बात करते हैं भारत की, जो कि ग्लोबल साउथ की एक बहुत मुख्य आवाज़ है, ऐसे में G20 में जब हम MSME के योगदान की बात करते हैं, उसे एक दायरे में करने की बात करते हैं, किस तरह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है G20 को एकत्रित करना बहुत बड़ा मंच साबित होगा G20 इन आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही सवाल किया है अंचल जी आपने। अगर देखें कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो अभी हमारी ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग जयपुर में समाप्त हुई, उस बैठक में हम लोगों ने 4 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सामने रखे हैं जिसमें हम लगातार इस बात की बात कर रहे हैं, जहां पर जो ये श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन है, उसमें जो ग्लोबल साउथ है उसकी भागीदारी कैसी है, उसकी सहभागिता कैसी है, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, और उस डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में हम किस बात को सामने लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहला निर्णय हुआ कि जो ये वैल्यू चेन्स हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला है, इसका मैपिंग किया जाए। उस मैपिंग के साथ में ये देखा जाए कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या कम है। तो जैसा अभी आपके क्लिप में आपने दिखाया, CIM कह रहे थे कि हमने ITC को, अंगटाड को और कॉमर्स मिनिस्ट्री को जिम्मेवारी दी है। तो इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हम इस बिंदु को सामने लेकर आ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण उसकी जो डायमेंशन है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोग ग्लोबल साउथ के लिए उसको कैसे जोड़ पा रहे हैं। तो जैसा आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अभी B20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक बात कही थी कि जो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है उसके बारे में एक समेकित दृष्टिकोण हम लोग अपनाएं और उस होलिस्टिक व्यू को, उस वाइडर पर्सपेक्टिव को हम वैल्यू चेन्स के साथ जोड़ें। सचिन जी, जिस हेल्प डेस्क का जिक्र वाणिज्य मंत्री कर रहे थे, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं G20 का ये मंच विकसित और विकासशील देशों का समागम है। देखिए अंचल जी, पिछले दिनों जो हम लोग बार बार महसूस कर रहे हैं वो कुछ देशों द्वारा जानबूझकर इस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनकी मोनोपोली को बनाने का प्रयास किया गया। तो जो G20 की भावना है, आपसी विश्वास की, परस्पर विश्वास की, सहयोग की, इसमें अगर कोई देश अपनी मोनोपोली लगाना चाहे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहे और फिर मन चाहे दाम उन चीजों पर लेना चाहे और बाकी लोगों को उस सहभागिता से दूर रखना चाहे, तो ये अत्यंत चिंतनीय विषय है। G20 के इंडोनेशिया सम्मेलन में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, बाद के महीनों में भी लगातार चर्चा होती रही। भारत ने अब पुरजोर ढंग से इन वैल्यू चेन्स के मैपिंग का प्रस्ताव रखा है और इसलिए G20 की भारत की जो प्रेसिडेंसी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार एक ऐसे अध्ययन की बात करी है जहां हम अपनी इन वैल्यू चेन्स को मैप कर सकें। जब ये मैपिंग होगा तब हमें दिखेगा कि कौन लोग इसको डिस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा हो, उसके दायरे कैसे हो, उसके संबंध कैसे हो और उसके परिणामों को झेलने के लिए जो देशों को तैयार करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो विकासशील देश हैं, उनको इसके लिए G20 को कुछ सोचना होगा। सचिन जी, एक मुद्दा जो लगातार हमने देखा कि इस मंच के माध्यम से कई बार उठाया, वो है WTO में जो रिफॉर्म्स हैं उसकी तेजी को लेकर। इन रिफॉर्म्स को लेकर किस तरह से जयपुर की इस बैठक में चर्चा की गई? क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीलैटरल फोरम्स में अब भारत की आवाज को सुना जा रहा है और ये जो आवाज है ये अब दूर तलक जा रही है। बिल्कुल सही है अजय जी। अगर आप देखें तो जो बहुपक्षीय हमारे समझौते रहे हैं उनमें ये महत्वपूर्ण आवाज हमेशा रही है कि हम नए सिरे से इसको प्रयास करें। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में और भारत के मल्टीलैटरलिज्म में जो कमिटमेंट है उसको लेकर के WTO में जो नए स्तर से काम होना चाहिए। और अमेरिका में अगर आप देखें तो चाहे ब्राजील हो, चाहे अर्जेंटीना हो, ये लोग भी हमारे साथ आकर के खड़े हुए हैं। ऐसे में खुद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पोजीशन में बदलाव किया है।
जो ट्रंप प्रशासन की पोजीशन थी उससे बदलाव होने के कारण जो डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म जो था डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए वो पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुका था। अब हमने जयपुर में इसको रिवाइव करने की बात करी है। WTO के ऊपर जितने प्रस्ताव आए हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन करने की बात कही गई है और WTO में नई जान फूंकने की बात आई है। जी सचिन जी, एक और चीज है जो बहुत आकर्षित करती है तमाम बैठकों में जिस पर बात हुई, वो है ग्रीन फाइनेंस को लेकर और क्लाइमेट के एक सुदृढ़ रूपरेखा को तैयार करना। जब हम ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं, इसको लेकर तमाम जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं वो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आने वाले समय में? देखिए, एक प्रस्ताव जो भारत ने सामने रखा है और हम लगातार गत दिसंबर से उसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, वो है LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस। तो ये जो फाइनेंस से लाइफस्टाइल को जोड़ने की बात है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इसमें हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें जब हम ग्रीन फाइनेंस जोड़ते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स, SDG अलाइन फाइनेंस या दूसरे तरह का जो फ्रेगमेंटेशन फाइनेंस में हुआ है उसको वित्त मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ मिनिमाइज करने का प्रयास किया है। इस बात की कोशिश हुई है कि लोगों को कम दाम पर ये मुहैया कराया जा सके। अगर आप देखेंगे कि अभी जर्मनी अगर 2% पे कैपिटल को एक्सेस कर रहा है तो वहीं अफ्रीका को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है वही कैपिटल को एक्सेस करने के लिए। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि SDG अलायंस के कारण, ग्रीन फाइनेंस के कारण या अलग अलग नामों के कारण ये फ्रेगमेंटेशन फाइनेंस में हुआ है। भारत के नेतृत्व में इस बात को कंसोलिडेट करने का प्रयास हुआ है जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। सचिन जी, हम आर्थिक महाशक्तियों की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर बनकर जिन तमाम G20 की बैठकों में जो अभी फाइनल बैठक होने से पहले हमने देखी उनमें हुई है कि किस तरह से भारत की संस्कृति का मुजाहिरा पेश किया गया तमाम उन डेलीगेट्स के लिए, और अब दिल्ली भी तैयार है, इसी रंग में सराबोर हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आप लगातार इन विषयों पर लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि सॉफ्ट पावर के लिहाज से G20 के जरिए कितना निवेश आकर्षित कर पाएगा भारत आने वाले समय में? भारत के लिए निवेश संस्कृति के माध्यम से, सॉफ्ट पावर के माध्यम से रहेगा, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा आपको जो प्रधानमंत्री ने B20 की बैठक में कहा और वो विश्वास की बात उन्होंने कही कि हमें कंट्रीज का आपस में ट्रस्ट लेके आना होगा। हमको देखना होगा कि जो व्यापार में सम्मिलित प्रतिष्ठान है वो पूरी कमिटमेंट के साथ काम करें और वो एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने का, एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास करें। तो सॉफ्ट पावर और कल्चरल डायमेंशन तो अचल जी है ही, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी के साथ में हमारे जो बिजनेस इंटरप्राइज हैं, जो हमारी सरकार है, जो हमारा व्यवहार है, वो अगर बाकी देशों को हमसे जोड़ने का प्रयास कर पाता है तो उसमें सॉफ्ट पावर बनती है। और कोविड के समय जो हम लोगों ने हासिल किया, जिसका प्रधानमंत्री ने हम लोगों को याद दिलाया, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही असली सॉफ्ट पावर है। वो लंबे समय पे रहेगी, लेकिन जो आपने कहा कि संस्कृति से सरोबार हुआ है तो वो बिल्कुल सही है। हम दिल्ली में उसको देख भी रहे हैं। बिल्कुल। और सर, G20 का जो विस्तारीकरण हम देख रहे हैं, मध्य एशिया का काफ़ी बोलबाला रहा, हमने जयपुर की इस बैठक में देखा। किस तरह से और भी ऐसे देश हैं जो इस मंच से जुड़ना चाहेंगे और कितना अहम ये साबित होता है G20 के लिए? क्योंकि हमने यही चीज़ अन्य मल्टीलैटरल फोरम्स में देखी, ब्रिक्स में हमने इसको देखा है, जब हम बात करते हैं आसियान की समिट्स में हमने इस तरह से देखा। क्या लगता है कि यही सोच को आगे लेकर जाना होगा? हाँ, मुझे लगता है कि अंचल जी, अगर हम बारीकी से इसका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात रखी है। तो भारत ने जब मेजबानी ली तब G20 था, जब जाएगा और अगर सबने एग्री करा तो वो G21 होगा। और उसमें हमारा सोच ऐसा ही है कि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो। जब यूरोपियन यूनियन शामिल हो सकता है इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने के अलावा, तो अफ्रीकन यूनियन भी होना चाहिए। अभी सिर्फ साउथ अफ्रीका है और देशों को इसमें जोड़ना, और वो भी 54 देशों को जोड़ना अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विस्तारीकरण होगा। जी,
सचिन जी, आप इस शो पर आए और आपने इतने बेहतरीन तरीके से अपने विचार इस मंच से साझा किए, तमाम उन पहलुओं पर बारीकी से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, आगे भी लगातार हम जब भी रन अप टू द G20 की बात करें तो इसी तरह के विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम ब्लू इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे, हम बात करेंगे कि किस तरह से फाइनेंस ट्रैक को लेकर अब तक जो तमाम दस्तावेज प्रस्तावित किए गए उस पर किस तरह से